हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी A1 क्लासेस में। आज मैं साइंस में आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहले इसको समझ लेंगे। देखो, इसकी परिभाषा होती है किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखो, नाम से भी पता लगता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनों का, विन्यास यानी उसको इलेक्ट्रॉनों को सेट करना, उसको व्यवस्थित करना, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इसके लिए मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम है ऑफ-बॉउ का नियम, ऑफ-बॉउ का नियम, और दूसरा नियम है बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम। देखो, ऑफ-बॉउ के नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण उप कक्षाओं में होता है। इन्हें कक्षक भी कहते हैं, उप कक्षा या कक्षक। जो हमें चार होते हैं, ये एस पी डी एफ। और बोर-बरी का नियम के अनुसार जो है ये कक्षा में होता है। ये कक्षाएं इस प्रकार चलती हैं, के एल एम एन। अब देखो, इसमें जो है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बोर-बरी नियम के अनुसार हमें जो कक्षाएं या कक्षक ज्ञात हैं वो हमें 7 ज्ञात हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसमें ऑफ-बॉउ नियम के अनुसार उपकक्षक या कक्षाएं जो बटी हुई हैं वो इस प्रकार हैं कि पहली कक्षा में एक ही उपकक्षक होता है, S, इसलिए इसको 1S के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी कक्षा में दो उपकक्षक होते हैं, S और P, तो इनको 2S और 2P के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षक होते हैं, 3S, 3P और 3D। इस प्रकार चौथी कक्षा में 4 उपकक्षक होते हैं, 4S, 4P, 4D तथा 4F। पांचवी कक्षा में भी 4 उपकक्षक होते हैं, 5S, 5P, 5D और 5F। देखो, उपकक्षक 4 ही होते हैं, SPDF, अधिकतम 4 होते हैं बस। छठी कक्षा में 3 उपकक्षक हो जाते हैं, 6S, 6P और 6D। और 7वीं कक्षा में 2 उपकक्षक रह जाते हैं, 7S और 7P। अब तक के ज्ञात जितने तत्व हैं उनके अकॉर्डिंग यही उपकक्षक और कक्षक हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है, वितरण क्रम वो इस प्रकार है। देखो, इलेक्ट्रॉन पहले 1s कक्षा में प्रवेश करता है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है तो वो 2s कक्षा में आ जाते हैं। 2s कक्षा से इलेक्ट्रॉन वो 2p कक्षा में होता हुआ और 3s कक्षा में प्रवेश करता है। 3s कक्षा से इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा में होता हुआ पहले 4s कक्षा में आता है, उसके बाद 3d कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश होता है। और फिर 3d कक्षा से 4p कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4p से 5s कक्षा में आते हैं, 5s से इलेक्ट्रॉन सीधे 4d कक्षा में प्रवेश करते हैं, 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वो 4f कक्षा में होता है, उसके बाद 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। 7s के बाद इलेक्ट्रॉनों का वितरण 5f कक्षा में होता है, फिर 6d, फिर 7p। इस प्रकार ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं कक्षा वाइज जो हैं वो वितरित होते हैं, कक्षा वाइज और उपकक्षा वाइज, या कक्षक कह सकते हैं इनको। ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, जिसको ये समझ आ गया वो सरलता से जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकता है।
देखो इसमें मैं एरो लगा देता हूँ कहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश चलता है और किधर को चलता है। ये सबकी समझ आ गया होगा। इस प्रकार ये चार्ट है, ये अफबाउ नियम का चार्ट है। अब इसमें जो है मैं आप लोगों को किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल, देखो सबसे पहला तो हमारा हाइड्रोजन आता है। अब परमाणु के हमें जो है परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, यानी परमाणु का क्रम कि उसमें कितने परमाणुओं की संख्या है। ये देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है और उपकक्षक के रूप में ये होता है 1s। 1 का मतलब है कि पहली कक्षा और s का मतलब है s उपकक्षा यानी s उपकोश। दूसरा आता है He का 2, इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 होता है। यहाँ कक्षा तो 1 ही रहेगी, s उपकोश रहेगा। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को s के ऊपर 1 लगा करके प्रदर्शित करते हैं और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन को s के ऊपर 2 लगा करके प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लें। देखो s, p, d और f, ये मैंने आप लोगों को 4 उपकोश यानी कक्षक बताए थे। s उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चाहे वो किसी भी कक्षा के हों, चाहे पहली कक्षा को हो, चाहे दूसरी के हो, चाहे तीसरी के हो या चौथी के हो, इनमें अधिकतम ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मिनिमम 1 और मैक्सिमम ये। इनसे अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकक्षा में प्रवेश नहीं करते। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि s उपकक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए वो s के एक s उपकक्षा में ही रहेगा। इस प्रकार He हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, का परमाणु क्रमांक 2 है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 ही हुई। यह s उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहली कक्षा के s उपकोश में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे। अब बात आती है लिथियम 3 की। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होगा, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, पीछे भी समझ लेंगे, हमने पिछले उसमें बताया कि पहली कक्षा में 1 ही उपकोश होता है और s उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, जैसे कि यहाँ लिथियम में होगा। ये यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में रह जाएंगे और शेष जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो दूसरी कक्षा में आएगा। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1s2। s उपकोश में पहली कक्षा के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ये दूसरी कक्षा खुल जाएगी, उसमें पहले s उपकोश आएगा, s उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार लिथियम के बाद बेरिलियम 4, ये ऐसे चलेगा 2 2, बोरोन 5 2 3, बोरोन कार्बन 6 2 4, नाइट्रोजन 7 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6 और फ्लोरीन 9 2 7 और नियोन 10 इसका होता है 2 8। देखो 2 8 तक जो है दूसरी कक्षा चलेगी। किस प्रकार चलेगी, देखो यहाँ मैं सीरियल से बांटता चलूंगा। 1s2, देखो बहुत आसान तरीका है, इसमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 के 2 s उपकोश में रहेंगे नीचे तक, तो इनको 1s2 लिख सकते हैं। ये सरल हो जाएगा सबके लिए। 1s2 है ना। अब यहाँ आ जाएंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8, इनका वितरण कैसे होगा, देखो 2s, यहाँ 1 था ऊपर, यहाँ कितना आएंगे 2, क्योंकि 2 हैं, 2 के 2 s उपकोश में आ जाएंगे। 3 में क्या होगा 2s2, 3 में से 2 वितरित होगा, 1 बचा, हो जाएगा 2p1।
क्योंकि दूसरी कक्षा में दोनों उपकोष होते हैं S और P, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन S उपकोष में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन P उपकोष में आएगा। आगे ध्यान देंगे। इसी तरह 2s2 तो सब में चलेगा, आप नीचे तक 2s2 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 आगे P उपकोष चलेगा 2p1 के बाद आता है 2 2p3 2p4 2p5 2p6। इस तरह से जो है हमारे ये देखो 1 से लेकर के 10 तक के जो है तत्व उनके परमाणु क्रमांक ज्ञात हो चुके हैं। अब आगे देखो 10 से आगे 11 आता है सोडियम Na, 11 परमाणु क्रमांक होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये देखो 2 8 10 तो बढ़ गए। और चूंकि P उपकोष दूसरी कक्षा का पूरा हो चुका है और दूसरी कक्षा में 2 ही उपकोष होते हैं, देखो पीछे चेक कर लेंगे, ये देखो दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p, P से अधिक नहीं होता, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आएंगे वो तीसरी कक्षा में आएंगे। देखो P के बाद तीसरी कक्षा में आएगा ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको यहाँ समझ लेंगे। जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में 1 के रूप में आएगा, तो इसका वितरण होगा 1s2, ये शुरू के 2 s के रूप में आएंगे 1s2। 8 जो है 2s2, 2p6, 8 पूरे हो गए 2 और 6। अब बारी आती है तीसरे इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ये तीसरी कक्षा के s उपकोष में 1 के रूप में आएगा। फिर आगे Mg12 इस तरह से बढ़ते जाते हैं 2 8 2 और Al13 एल्यूमिनियम 13 2 8 3। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, ये तो देखो ये फॉर्मेट चलता रहेगा। यहाँ आएगा 3s2, दोनों के दोनों s में आ जाएंगे। अब ये 3 की कहानी फिर आ गई, इसमें क्या होगा 3s, 2 इलेक्ट्रॉन तो s में आ गए, लेकिन तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा तीसरी कक्षा का वो उसके लिए क्या होगा, तीसरी कक्षा का P उपकोष खुल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन P1 के रूप में यहाँ आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। सिलिकॉन 14, इसका होगा 2 8 2 और 8 10, बच्चे कितने 4, 14 हो गया। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस 15 2 8 5, सल्फर 16 2 8 6, क्लोरीन 17 2 8 7। इसी प्रकार आर्गन 18 2 8 8 18 तक तो देखो ये वही प्रोसीजर रहेगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखो 4 में 2 इलेक्ट्रॉन s में चले जाएंगे s उपकोष में और 2 p उपकोष में। ये नीचे को प्रोसीजर ही चलता रहेगा। ये सब यहाँ के तो ऐसे रहेंगे, यहाँ बढ़ते जाएंगे 3p3 3p4 3p5 और 3p6। अब देखो आर्गन 18 के बाद की कहानी क्या है। पोटेशियम 19 के 19 के लिए 2 8, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 तो हो जाए 2 8 8, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त जो है वो यहाँ ना बढ़ करके, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं 3s 3p और 3d, परंतु आप बाउ नियम के अनुसार 3p कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d कक्षा में ना जाकर के पहले 4s कक्षा में प्रवेश करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षा के पूरे हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन 3d कक्षा में आने शुरू होंगे। इसको समझ लेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन 19वां है वो 1 के रूप में आएगा चौथी कक्षा के s उपकोष में, और इसका वितरण क्या होगा, इसका वितरण इस प्रकार होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 के रूप में आएगा 19वां इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कैल्शियम 20 के लिए क्या होगा, ये यहाँ हो जाएगा 20 के लिए 2 8
8 2, जो 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं, 18 तो यहाँ तो हैं 2 और 8 10 और 8 18 2 20, इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो आप बाउ नियम के अनुसार 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे अब वो 3d कक्षा में आएंगे। उसके लिए देखो किस प्रकार करना है। 21 स्केडियम 21 आता है। अब स्केडियम 21 में 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन 4 कक्षा के एस उपकोष में पूरे होने पे 3d कक्षा ओपन होगी। यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन, 8 से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कब तक जाएंगे, जब तक ये 18 पूरे ना हो जाए। 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बटेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ आता है 9वां इलेक्ट्रॉन, तो वो 3d1 डी उपकोष में 1 के रूप में आएगा और ये रह जाएगा 4s2। अब इसमें कहानी इसी तरह चलती रहेगी। इस स्केडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22, सॉरी वेनेडियम 22, टाइटेनियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25। अब इसका वितरण करो 2 8 10 2, 23 में होगा 2 8 11 2 24। देखो ये क्रोमियम 24 जो है ये अपवाद है, ये आपबाउ नियम का अपवाद है। ये अपवाद के विषय में अगली वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये अपवाद के रूप में होता है और इसमें 2 8 12 2 की सीरीज ना होकर के यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथी कक्षा के इस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसका वितरण देखो यहाँ जो है, यहाँ सिस्टम क्या होगा, वहाँ यहाँ डी में चेंज होना है, बस 3d2 हो जाएगा, 3d3 बाकी सेम रहेगा सब। यहाँ क्या होगा, यहाँ 3d4 होना चाहिए था लेकिन 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। और ऊपर वालों में सभी में 4s2 रहेगा, 4s2। ये इस प्रकार से इसका वितरण होता है। फिर Mn 25 में आकर के वही कहानी रहेगी। यहाँ 2 8 13 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 3d5 परंतु 4s2 रहता है, 4s2। ये अपवाद जो है, ये अपवाद वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपवाद क्यों है। ये समझ आ रहा है। इस प्रकार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम निकाल सकते हैं। देखो अलग अलग तत्वों के अलग अलग तरीके से अपवाद के साथ अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे।